अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और हम कह रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड वी आर डन विद मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड नाउ वी आर डूइंग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, यानी ये वो एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं। अब ज़्यादातर जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, लेकिन ये बैक्टीरियोसिडल हैं। क्यों बैक्टीरियोसिडल है, इसकी रीज़न हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखें कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती हैं? इसके अंदर आप ड्रग्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप देखें एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, सिन इनके एंड पे आता है, आइसिन और इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, माइसिन और आइसिन। तो एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, ये याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपको याद होंगे भी। तो बेसिकली मैंने कितनी यहाँ पे ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं? ऑलमोस्ट 6। तो इनमें से आपने किस तरह से याद करना है? एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये 3 तो बहुत कॉमन है, एमिकेसिन, जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। एंड देन बाद में नियोमाइसिन और फिर 2 ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्पेक्टिनोमाइसिन। तो ये 6 ड्रग्स हमारे पास, और भी बहुत सारी हैं, मतलब ये इतनी आप याद करें थोड़ी बहुत। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि दीज आर बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के अंदर पहले तो ये चीज़ें बातें याद करें ना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ये बैक्टीरियोसिडल हैं। फिर इनका प्रॉपर मैकेनिज़्म, यानी कि किस तरह से बैक्टीरिया को जाके इफेक्ट करते हैं, किस पॉइंट पे, वो अब हम देखते हैं। कलर अपना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ओके, सो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि अब ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आना है ड्रग ने प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए, साइटोप्लाज्म में आना ऑब्वियसली। तो क्या होगा? सबसे पहले तो पोरेंस के थ्रू ये सेल वॉल को क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होगी। आपने याद रखनी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, बगैर ऑक्सीजन के नहीं हो सकती, बगैर एटीपी के नहीं हो सकती। सो सबसे पहले पोरेंस के थ्रू ये लोग एंटर हुए। मेन क्या हुआ कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज़्म के थ्रू एंटर हुए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एनारोब्स हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, वो इन ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दीज ड्रग्स एंटर थ्रू द सेल यूजिंग ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज़्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? सेल वॉल को क्रॉस किया उन्होंने, हम देख लेते हैं। सेल वॉल्स को क्रॉस किया, डिफ्यूज थ्रू द पोरेन चैनल इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म, यानी जो ससेप्टेबल, पहले तो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ही ससेप्टेबल है ना, कुछ के अगेंस्ट, यानी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होती है। तो सेल वॉल के लेवल पे थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि मेन इसका जो एक्शन है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है। फिर जब हम सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचे तो सिर्फ वही क्रॉस कर सके, वही ड्रग्स उन्हीं बैक्टीरिया को सिर्फ क्रॉस कर सकी जो एरोबिक थे, यानी जिनके अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज़म्स हो रहे थे। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज़्म के थ्रू ये एंटर हो गई साइटोप्लाज्म के अंदर। These organisms have oxygen-dependent system that transports the drug across the cytoplasmic membrane। और अब वो सेल के अंदर एंटर हो गए। अब हमने पहले यहाँ पे 2 बातें पढ़ ली हैं और हम फिल्टर करते जा रहे हैं। पहले मैंने आपको पहले स्टेप पे कहा कि वो सेल वॉल से एंटर हुई, तो सेल वॉल पे डिफ्रेंसिएशन होगी कि मेन इनका ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी होती हैं, लेकिन मेन इनका एक्शन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट है। फिर हमने कहा कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है, तो यहाँ से पता चल गया कि एनारोब्स तो यहीं से निकल गए। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जब हम स्पेक्ट्रम करेंगे तो उसके अंदर मेन चीज़ें क्या आएंगी? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया, ये 2 आपने याद रखने, एरोबिक एंड ग्राम नेगेटिव। तीसरे नंबर पे हमने क्या बात की कि अब वो सेल के अंदर एंटर हो गए। अब इनसाइड द सेल क्या होगा? वो राइबो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए उन्होंने राइबोसोम पे बाइंड करना है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस और जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि उसमें सारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का मैंने बताया हुआ, तो आपको बहुत आसानी होगी उससे। खैर, यहाँ पे अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का देखते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, एक 50S और एक 30S। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एक और ड्रग है, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सी ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो जाके 30S पे बाइंड करते हैं। अभी के लिए बात करते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स 30S ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद वो लोग क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को डिस्टर्ब करेंगे। किस तरह से करेंगे? वो 3 मैकेनिज्म्स हैं। अभी तक जो हमने किया वो रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने ये किया कि अमाइनोग्लाइकोसाइड सेल वॉल के थ्रू एंटर होंगे ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फिर ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होंगे, साइटोप्लाज्म में एंटर होकर राइबोसोम्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। कौन से राइबोसोम्स के साथ? 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब इन्होंने अपना काम करना है। इनका काम क्या है? इन्होंने ना प्रोटीन सिंथेसिस को 3 डिफरेंट फेजेस पर डिसरप्ट करना है। और यहाँ आपको ये भी बात पता चलेगी कि बैक्टीरियोसिडल क्यों है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्यों नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देते।
ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसके ऊपर एफ मेट लगा होता है, ठीक है, फॉर्माइल मैथ्योनीन, उसने जाके बाइंड करना होता है। तो ये उसने जाके बाइंड करना होता है राइबोसोम के साथ, और ये सारा होता है राइबोसोम की भी एक साइट होती है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये स्मॉलर है, ठीक है। और यहाँ पे आपस में सारी इंटरेक्शन हो रही होती है, बीच में मैसेंजर आरएनए होता है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, और यहाँ पे आके जो सेंटर वाली साइड है यहाँ पे आके बाइंड करना होता है ट्रांसफ़र आरएनए अलोंग विद एफ मेट, ठीक है, फॉर्माइल मैथ्योनीन। तो पहला तो ये क्या मसला करता है कि ये पूरी जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना, जिसमें ये 3 चीज़ें आ रही हैं प्लस ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है, उसको नहीं बनने देता, क्योंकि ये जब 30S पे बाइंड करेगा तो वो प्रॉपर से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो पहले इसका मसला क्या हो गया, ब्लॉक द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये तो बहुत सारी प्रोटीन्स करती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स भी यही करते हैं कि नहीं, बल्कि वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनने देती है, वो आगे फर्दर नहीं प्रोटीन सिंथेसिस होने देती, लेकिन करीब करीब मैकेनिज्म। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन्होंने नहीं बनने दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये लोग करेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए है ना, जैसे अब लेट्स से ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इस पे कोई कोडोन है AUG, और इस तरह ही AUG, इस तरह के कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ए। अब ये कोडोन है, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर है। अब आप ये देखें कि इसकी प्रॉपर रीडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स आएंगे। अगर लेट्स से यहाँ पे हमारा राइबोसोम लगा हुआ है, अगर किसी रीज़न, किसी ड्रग की वजह से ये राइबोसोम थोड़ा सा ट्रांसलोकेट हो जाए, अब पहले हमारा कोडोन रीड हो रहा था AUG, ठीक है, इस तरह से कोडोन रीड हो रहा था। अगर ज़रा सी भी ट्रांसलोकेशन हो जाए, किसी ड्रग की वजह से मिसप्लेसमेंट हो जाए, तो अब कोडोन क्या रीड होगा, लेट्स से सिर्फ 1 अमाइनो एसिड का फ़र्क पड़ जाए, तो ये हो जाएगा UGA, तो ये तो बिल्कुल चेंज हो गया ना, UGA स्टॉप कोडोन है, AUG स्टार्ट कोडोन है, तो ये बिल्कुल ही एक डिसरप्शन हो गई। तो अब इससे क्या होता है कि पहले तो मैंने ग्लाइकोसाइड्स ने क्या किया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने नहीं दिया। अब जहाँ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ था पहले से, वहाँ जाके क्या करेगी, वहाँ ट्रांसलोकेशन करा देगी मैसेंजर आरएनए की। अब जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसलोकेट हो जाएगा तो राइबोसोम उसको सही से रीड नहीं करेगा, मिस रीडिंग करेगा, ठीक है। तो ये जो मिस रीडिंग होगी ना, इसकी वजह से प्रोटीन्स गलत बनेंगे। अब पहले कोडोन था किसी माइनो एसिड के लिए, फॉर्मीन, मेरे माइंड में कोई माइनो एसिड का नाम नहीं आ रहा, खैर आप कोई भी कर ले, मैथ्योनीन के लिए था, ठीक है, पहले जो कोडोन आया था वो मैथ्योनीन के लिए था, लेकिन अब इन्होंने डिस्ट्रप्शन करके वहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड ऐड हो गया, तो इसकी वजह से जो प्रोटीन्स बनेंगी वो कौन सी होंगी, वो डिसरप्टेड होंगी। अब आपको पता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर सिर्फ एक अमाइनो एसिड का मसला हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरा ग्लूटामिक एसिड और वेल्प्रोइक एसिड का थोड़ा सा इसमें मसला हो रहा होता है। तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड से एक पूरी डिजीज़ सिकल सेल एनीमिया होती है। तो आप यहाँ हिसाब लगाएं, जितने भी अमाइनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं वो सारे के सारे गलत ऐड हो रहे हैं, मिस रीडिंग ऑफ कोडोन की वजह से। तो इससे क्या होगा कि अब जो प्रोटीन जितनी भी बनेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो ख़राब होंगी, नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होंगी। तो अब सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो नॉन फंक्शनल है, उसकी सेल वॉल के अंदर प्रोटीन सारे एंजाइम नॉन फंक्शनल है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि माइनोग्लाइकोसाइड जो हैं वो बैक्टीरियोसिडल हैं। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, जो पहले से सारा मैकेनिज्म चल रहा है उसको कुछ ख़राब नहीं किया, आगे नहीं ग्रो करने देंगे, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो मतलब मज़ीद प्रोटीन्स बन रही हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, हर एक को डिसरप्ट कर देंगे, जो ऑलरेडी ट्रांसलेशन चल रही है उसको भी जाके उसने ख़राब कर दिया है। तो ये सारे रीजंस की वजह से बैक्टीरियोसिडल है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक दफ़ा आपको दोबारा से बता देती हूँ। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स और इनकी नहीं समझ आ रही तो एक दफ़ा आप वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वीडियो देख लें, तब आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने क्या किया, हमने कहा पहले वो एंटर हुए और ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू एंटर हुए और जाके सेल के अंदर 30S सब यूनिट के साथ बाइंड कर गए। जब 30S के साथ बाइंड कर गए तो फिर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस को 3 वेज़ के अंदर डिसरप्ट किया। पहला तरीका उनका ये था कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने दिया। दूसरा तरीका ये था कि मैसेंजर आरएनए की मिस रीडिंग कराई। अब जब इसे मिस रीडिंग हुई तो अमाइनो एसिड जो थे वो गलत ऐड हुए और जो प्रोटीन्स बनी वो सही नहीं बनी, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनी, जिसकी वजह से सेल डेथ हो गई। तो ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं और ये साथ साथ ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करा रहे होते हैं। ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कराने का क्या मतलब है कि वो जो प्रॉपर एक अमाइनो एसिड बन जाता है ना, मतलब एक प्रॉपर प्रोटीन बन गई, फिर उसका एग्जिट होना होता है, तो ये उसको एग्जिट भी नहीं होने देते, तो वहीं पे कुछ जमा हुआ रह रहा है। तो अब जो प्रोटीन्स बन रही हैं नॉन फंक्शनल है, कुछ एग्जिट हो रही हैं वो है ही नॉन फंक्शनल, कुछ को वहीं रहने दे रहे हैं, आगे प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं रही। तो ये 3 तरीके आपने याद रखने। पहला क्या है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन ब्लॉक करता है, दूसरा मिस रीडिंग कराता है और तीसरा ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कराता है। अब होप सो आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनने दिया, ठीक है, कि वो जो हमारा लार्जर और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट था तो लार्जर को बाइंड ही नहीं होने दिया,
वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये है ना कि मैसेंजर आरएनए, नीचे स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ऊपर लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये लार्जर को बाइंड ही नहीं करने दे रहा। फिर उसके बाद जब लार्जर बाइंड हो जाता है तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए भी बाइंड नहीं होने देता, जो पहला वाला होता है। दूसरे नंबर पे उसने क्या किया कि मैसेंजर आरएनए को मिसरीड करवाया, तो जिसकी वजह से हमारे पास मिसकोडेड पेप्टाइड चेन बन गई। तीसरे नंबर पे उसने क्या किया, फर्दर ट्रांसलोकेशन को भी ब्लॉक करा दी। तो कैटसन के पीछे काफ़ी अच्छे से इसको समराइज़ करिए, ये तीनों चीज़ें आप याद कर लें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे हो